स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस में। आइए फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज गुड नाइट सीरीज। तो गुड नाइट सीरीज का आज हमारा पहला टॉपिक चलने वाला है। तो हमारा यहाँ पहला टॉपिक जैसा कि आपको पहले ही थंबनेल में इन्फॉर्म कर दिया गया है, क्या रहेगा हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो गुड नाइट सीरीज की पहली क्लास हमारी जो है ये नंबर 1 क्लास जो है ये है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की और रात को 10 बजे होती है, ये बात तो आपको बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के। और ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की मैराथन क्लास अभी इसके बाद आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अभी मैंने एक तरीके का बेसिक पार्ट उठाए हैं और कुछ हायर पार्ट में भी मैं क्वेश्चंस को लेकर गया हूँ, ताकि एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इस टॉपिक का। तो उसके बाद हम लोग इसकी मैराथन क्लास करेंगे तो ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपनी तरफ से, कुछ भी इश्यूज नहीं बचेंगे। तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और यहाँ पर ये गुड नाइट सीरीज चल रही है जो कि हर रात को रात 10 से 11 बजे के आसपास तक ये क्लास चलेगी। 10 क्वेश्चंस एवरीडे आपको मिलेंगे और इन क्वेश्चंस के जो 10 क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि मैट कैम क्लासेस आप सभी को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सभी लोग आकर जुड़ गए होंगे, जो लोग बाद में आकर जुड़े हैं वो लोग भी कृपया वीडियो को पीछे से स्टार्ट करके आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों ने अधिकतर क्वेश्चन साइकिल जो आपके होते हैं ना पीवी डायग्राम के, वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रखे होते हैं। तो उनको मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैं वो आपको कराऊंगा, ताकि आपको उसका भी एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहे, ताकि ऐसा ना हो कि डायग्राम देखकर हम डर जाएं। कभी भी डायग्राम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ यूनिट की वैल्यू पता करनी होती है और किस प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है इसका हल्का फुल्का आइडिया लगाना होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन तो नॉर्मल मैंने आपको यहाँ पर लगा कर दिया है, इसके अलावा एक और पीवी डायग्राम का क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम लोग आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एकदम से निकाल सकते हो। जैसे आपको बता नहीं रखा है कि आइसो टेम्परेचर आइसोबारिक है या फिर आइसोकोरिक है या फिर आइसोथर्मल है, तो वो चीजें भी हम निकालना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि वर्क डन इन प्रोसेस एबीसी प्रोसेस, आपको बताइए कि ये एबीसी प्रोसेस है और एबीसी प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है। तो एक बात तो हमको बताइए, किसी भी साइकिल का अगर वर्क निकालना हो पीवी डायग्राम में ध्यान रखिएगा, पीवी डायग्राम में किसी भी साइकिल का अगर वर्क डन निकालना हो तो बेसिकली क्या होता है, उसका जो एरिया होता है उस सर्किल का, वही हमारा क्या कहलाता है, उस सर्किल का बेसिकली उस सर्किल के दौरान ए बी सी जाने पर बेसिकली आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी सी कहूं मैं या फिर ए बी सी ए कहूं, यहां पर कहानी सेम होगी, क्योंकि ए बी सी के बाद सी ए वाला जो वर्क होगा ना वो क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराया जा रहा है। और वर्क का बेसिक नॉर्मल द फार्मूला आपको पता ही है, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा बी या फिर पी डी बी। तो यहां पर अगर डी बी को मैं 0 कर दूं तो 0 कर दूंगा तो वर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए मैं यहां पर ए बी सी लिख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या कि ए बी सी का जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो इक्वल होगा किसके, वर्क डन के। लेकिन अगर आप कभी आपको ऐसे बोले कि वर्क डन इन, मान लो आपको एक डायग्राम दे दे, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, क्या मान लो का एक डायग्राम दे दे पीवी डायग्राम, ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, पीवी डायग्राम दे दे और आपको क्या करे, इस तरीके का एक सर्किल बना के दे दे। तो इस तरीके का सर्किल बना हुआ है ABCD, ठीक है। तो आपको हल्का सा घुमा सकता है, वो मैं आपको बात बता रहा हूं कि आपसे कहते हैं कि वर्क डन इन ABC प्रोसेस या फिर ABCD। तो ABCD का मतलब ये नहीं हुआ कि ABCD का मतलब हो गया कि उस सर्किल का ही आपको एरिया निकालना है। जब तक वो पूरे सर्किल के बारे में आपसे बात ना करे, जब तक वो आपसे ये ना कहे कि ABCDA, ये प्रोसेस हो जाएगी आपकी साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अगर आपसे वो ABCD सिर्फ कह रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं DA भी इस सर्किल में जोड़ दूं तो क्या उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या, तो उस जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर DA 0 है इसलिए यहाँ पर ABCD लिखा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता अगर आपका डायग्राम, देखिए जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। बात क्या है कि अगर मान लो आपको इस तरीके से डायग्राम दे रखा होता है, इस तरीके से मान लो ऐसे सर्किल दे रखा होता, ऐसे नहीं, देखो यहाँ पर ऐसे, पहला डायग्राम ऐसे रहता, दूसरा ऐसे रहता, तीसरा ऐसे रहता और उसके बाद ये ऐसे रहता। ऐसा डायग्राम बनाओ ABCD, ठीक है, ये पीवी डायग्राम बनाओ। तो इसमें अगर आपसे ये कहे क्या ABCD, तो ABCD का मतलब हो गया सिर्फ ABCD। वो जब तक आपसे ना कहे ABCD है तब तक आप इसका एरिया निकालने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसका एरिया निकालकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका लास्ट प्रोसेस जो है उस पर कोई भी काम आपको नहीं करना पड़ा है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा बेसिक सी बात है, कहीं कहीं पर हम लोग मिस कर देते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। होपफुली अब आप सभी
सभी लोग आकर जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी प्रोसेस में किसी प्रोसेस का डायग्राम वर्क निकालना हो, ए बी प्रोसेस है ये आपकी, ठीक है, तो उसके अंडर का जो एरिया होता है, उस लाइन के, उस प्रोसेस का अंडर का जो एरिया होता है, वही आपको कहलाता है क्या, वर्क डन इन दैट प्रोसेस। ये बात आपको क्लियर है। तो इसका मतलब है हम लोग अगर वर्क डन ए बी निकाले हो, WAB, ठीक है, तो WAB अगर आपको निकालना हो भाई, तो आप क्या करोगे, बेसिकली ए से बी जाने पर जो इसके नीचे का एरिया है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। किस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का, सबसे पहले आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया, तो इसका मतलब हो गया क्या, एरिया ऑफ व्हाट, ए बी, और यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं क्या, ई लिख देता हूं मैं, यहाँ पर एफ लिख देता हूं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये येलो कलर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ येलो कलर को, डार्क कलर ही आपको ज्यादा साफ दिख रहा है, यहाँ पर ये कलर शायद आपको दिख जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए, एरिया ऑफ ए बी ई एफ ए। ठीक है, आगे बात क्लियर समझ में। अगला प्रोसेस जो है, अब वो प्रोसेस क्या है, BC, तो BC प्रोसेस का एरिया आपको निकालना है। तो इसका मतलब हो गया प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्या है, BEFCB। ठीक है भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट जो काम है, नेक्स्ट काम क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ABC, बस यही प्रोसेस का आपको निकालना है, वर्क डन ऑन इन ABC प्रोसेस आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इस वाले पहले वाले एरिया को तो आप आसानी से निकाल सकते हो, पहले वाले एरिया को। अगर मैं WAB आपसे निकलवाना चाहूँ, WAB का अगर मैं आपसे निकलवाना चाहूँ बेसिकली, तो इसको भी उठाकर ऊपर कर दीजिए आप, तो देखिएगा जरा ध्यान से, हाँ, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एरिया निकालना है आपको AB, तो WAB बराबर क्या हो जाएगा, WAB बराबर हो जाएगा बेसिकली क्या, इसका हाइट और लेंथ यही जोड़नी होती है। तो हाइट कितनी है, 2 ATM, तो 2 ATM यही होता है ना, 2 ATM इनटू इसकी वेट कितनी है बेसिकली 3 - 4, ठीक है, 4 - 3 करनी, तो बेसिकली 1 लीटर इंटू 1 लीटर। तो ये तो आ गया आपका पहला पार्ट, आपने आसानी से निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट को निकालने का देखो मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका निकाल कर बताता हूँ। इन डायग्राम्स में आपको ऐसा होता है कि कई बार आपको पता होता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना होता है, आपको पता होता है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालना होता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना होता है, लेकिन जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है इस तरीके की, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो। आप क्या करो, इस एरिया को अगर आप जोड़ लो, ठीक है, इस एरिया को जोड़ दो। अब उसके बाद ये जो एरिया है, उसके बाद ये जो एरिया, ये वाला, इस वाले एरिया को अगर आप हाफ कर दोगे तो बोलो ये आधा एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा भाई, ये पूरा का पूरा जो आपका स्क्वायर है, देखो क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब 1 1 मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर। तो हाइट और लेंथ आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर उसको आप आधा कर दोगे तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये हाफ है, तो आपको इसका एरिया निकाल कर उसको आधा कर देना है और इसके एरिया में उसको जोड़ देना है। तो इसका मतलब है जो अगला वाला एरिया है जो हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसको देखो कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। W जो है आपका बेसिकली AB में साथ में ही जोड़ना पड़ेगा, WAB मैंने लिखा हुआ था, अब WBC, तो WBC बराबर बेसिकली क्या करना है आपको, पहले इस एरिया को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 1 × 1, देखो 0 से 1 तो ये हो गया 1 ATM इंटू क्या है, अब इसके बाद आपको ये लेंथ लिखनी है, तो ये लेंथ क्या है 1 ATM, तो ये क्या हो गया आपका 1 ATM प्लस क्या करना है आपको, इस एरिया को निकालना है, प्लस अब इसको एरिया से क्या कर देना, इस एरिया को 1/2 कर देना है हमें, ठीक है। तो एक नॉर्मल सिंपल अप्रोच कैसे करनी होती है हमें क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर दिया आपने, इसका एरिया कितना है, फिर से वही बात हो गई 1 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1, ठीक है। अब इन सबको आपस क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए, तो आपका जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा WABC इक्वल क्या हो जाएगा बेसिकली 2 ATM लीटर प्लस 1 × 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 ATM लीटर। बोलो भाई, आ गई बात समझ में। अब आपको इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को और हम लोग ध्यान नहीं रखते यूनिट को। तो फिजिकल का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या करना होता है, हर क्वेश्चन को यूनिट वाइज लिखना होता है।
उसकी यूनिट साथ में लिखो और यूनिट को यूनिट से कट करो, तब आपको फाइनल यूनिट आपको निकालने की बात ध्यान रहेगी हमेशा किस यूनिट में पूछा है। तो आपका जो ये आंसर निकला है 2 × 2 4 हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा आपका 7/2 ATM लीटर। अब आपको पूछा है इस क्वेश्चन को आपसे अगर पूछ ले जूल में, तो जूल को चेंज करने के लिए बेसिकली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है 1 ATM लीटर। आपको ध्यान रखना होता है क्या, 1 ATM लीटर, 1 ATM लीटर इक्वल टू होता है 101.33 जूल, 101.33 जूल। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 101.33, तो ये पूरी की पूरी ये जो यूनिट है ना, ये कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएगी, पूरी की पूरी यूनिट आपका जूल में आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके अलावा कभी यूनिट आप भूल जाओ, आपको मान लो ये 1/101 ना याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हमें कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पैनिक कर रहे होते हैं क्वेश्चन अपने एग्जाम के दौरान, तो वहां आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, आपको आर की यूनिट से खेलना होता है। आर की यूनिट बेसिकली आपको सबसे पहले एक दे रखी होती है, लीटर ATM में एक यूनिट होती है इसकी, ठीक है, दूसरी होती है आपकी जूल में, ठीक है, और एक होती है कैलोरी में। तो इन तीनों की यूनिट आपको दे रखी होती है। अगर आप में से आप क्या करो, आपको लीटर ATM से क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, आप अपनी यूनिट, आपका जो ये आंसर आया है ना, उसमें क्या करो, उसमें देखो इसको चेंज करना है, लीटर ATM को हटाना। तो आप क्या करो, उस यूनिट में लीटर ATM वाली आर वैल्यू से डिवाइड कर दो, और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है, जूल वाले में कन्वर्ट करना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीके से हो गया कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे होगा क्या, उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। जिस आर की वैल्यू जो आपको दे रखी होती है क्वेश्चन पेपर में, वहां पर जिस यूनिट को गायब करना हो उस यूनिट से उस डिवाइड कर दो पूरी यूनिट के साथ। मतलब जैसे इसकी लीटर ATM में है 0.0821, ठीक है, और कैलोरी में होती है इसकी 2 के आसपास। तो अगर आपको लीटर ATM से जूल कन्वर्ट करना है, तो लीटर ATM से कैलोरी में चेंज करना है, तो आप क्या करो, कैलोरी में से मल्टीप्लाई करो और जिसको गायब करना है जिस यूनिट को, उससे डिवाइड कर दो। तो वहां पर आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों यूनिट दे रखी है और उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अपने मन से समझ में आएगा, सारी यूनिट कट के आपकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। ये होता है अगर आपको मान लो बेसिकली याद ना रहे, लेकिन नॉर्मल पॉइंट्स ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखो। 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.33 जूल के आसपास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी बात पहले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप सभी को एकदम विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। बाकी PDF तो पढ़ी हुई है, वहां से तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि इफ अ सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, फाइंड द वर्क डन इफ प्रोसेस इज डन आइसोबारिक इन नेचर containing 3 मोल ऑफ आइडियल गैस। देखो यहां पर सबसे जो अप्रोच करने का तरीका होता है क्वेश्चन का, उसको ध्यान से समझो। क्या कि आपके सामने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए ही समझ लिया, ठीक है। टेम्परेचर है, आइडियल गैस है, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस है। वो क्या कह रहा है, आपको वर्क डन निकालना है। एक सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है 300 केल्विन से 600 केल्विन में, वर्क डन निकालना है। अगर वो आइसोबारिक प्रोसेस हो तो कैसी हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, और 3 मोल ऑफ आइडियल गैस लिए गए हैं। आगे बात ये समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके बाद देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन को सिंपली, मान लो आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है थर्मो के, तो सबसे पहले आप यूज स्टार्ट किया करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। वो होती है आपके डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यही होता है, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। इसके बाद डेल्टा U तो आपका चेंज होगा। डेल्टा U बेसिकली आपका क्या होगा, डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा U की वैल्यू होती है NCV dt, यही तो होती है ना, NCV dt। और अगर आइसोबारिक प्रेशर हो रहा है, कैसा होगा, अगर आपका आइसोबारिक प्रेशर हो, तो आइसोबारिक प्रेशर के लिए QP बेसिकली क्या हो जाता है, डेल्टा H के बराबर हो जाता है। और डेल्टा H के ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। QP की वैल्यू, बाकी बेसिकली ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर इसे पढ़ने बैठो तो वो फिर वहां पर तो अलग ही मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो वो भी हम मैराथन क्लास में हो सकता है जितना डिलीवर कर सकूंगा मैं करूंगा। बाकी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि अगर मैं उनको पढ़ाना शुरू कर दूं तो हो सकता है महीने भर पढ़ाता रहूं और आपको मजा भी आता रहेगा, ठीक है। तो उनसे ये सारे पॉइंट्स निकलते हैं जो हमें याद रहते हैं। क्या कि QP इक्वल टू डेल्टा H होता है, और डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा H की वैल्यू होती है NCP dt, ठीक है। ये बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर लिख दिया आपने NCP dt और प्लस W,
बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन को क्या करना है आपको, इसलिए उसने बोल रखा है क्या, इफ अ सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वर्क डन इन आइसोबैरिक नेचर ऑफ कंटेनिंग 3 मोल ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे इसने इसको आपको क्या बता रखा है, आइडियल गैस बता रखा है। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही होगी, आप सोच क्या रहे होगे कि ना तो सीपी की वैल्यू दे रखी ना सीवी की वैल्यू दे रखी, लेकिन उसने देखो क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ करो, सबसे पहले तो आप वर्क निकालो, आपको चाहिए वर्क, तो आपने क्या किया, वर्क लिखा इधर, ठीक है। यहाँ पर U में CV आता है और Q में CP आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को याद रखने का एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर साथ में आपको बता देता हूँ, ताकि आप ये फॉर्मूला कभी भूलो ही ना। क्योंकि कई बार हम पता है फॉर्मूले में जो मैं एक पैनिक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, कि आप सोचते हो यार Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ऐसे भी फॉर्मूला याद होता है, तो आप इस बात में भूल जाते हो कि यार करना क्या है, फॉर्मूला क्या था, ये था कि ये था, बस यहीं पर सारा कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि देखो, किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, टोटल किसी भी गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, उसमें जो चेंज होगा वो एक्चुअली होगा किसकी वजह से, उस पर आप जितना वर्क डन करोगे और उसी बेसिस पर उसी वर्क के दौरान या फिर वो जितना भी सिस्टम जितना वर्क चेंज हो रहा होगा सिस्टम में, वो भी एनर्जी चेंज ही होगा। और जितना सिस्टम में हीट चेंज हो रही होगी वो भी उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो अगर इन दोनों चेंज को आपस में ऐड कर दो, तो अगर ओवरऑल सिस्टम को एनर्जी मिल रही होगी तो ओवरऑल डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ओवरऑल कम हो रही होगी तो सीधी सी बात है। तो इसका मतलब डेल्टा यू का जो चेंजमेंट होता है ना, वो डब्ल्यू और क्यू पर निर्धारित करता है। तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू कर रहे होते हैं। बाकी ये फॉर्मूला चेंज होता है फिजिक्स में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग सिस्टम, जो आपके जिस सिस्टम पे काम किया जा रहा है, हम लोग उसको मेन रखते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी के हिसाब से बात कर रहे होते हैं कि वहां पर प्लस या माइनस, साइन कन्वेंशन इस हिसाब से चेंज होता है। हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, और हम सिस्टम की सारी स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। सिस्टम खुद काम करता है तो कहते हैं, अगर मान लो सिस्टम खुद काम कर रहा है, हीट निकाल रहा है, तो कहेंगे सिस्टम का एनर्जी हीट कम हो रही है, तो हम लोग वहां पर क्यू को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब हम इसी चीज को पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि बेसिकली वहां पर क्या होता है, हमारी सराउंडिंग मेन फैक्टर होती है ना भाई। वहां पर आप क्या कर रहे हो, तो किसी सिस्टम पर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स से मतलब है कि आपको कितना वर्क बाहर मिल रहा है, मतलब आपकी सराउंडिंग मेन काम करती है। सिस्टम से वर्क मिला आपको, इसका मतलब है आपके लिए फिजिक्स में वो आपके लिए एक अच्छी बात है, इसका मतलब आप उसको क्या करोगे, एज अ पॉजिटिव लगे। लेकिन सिस्टम के बारे में उसके हालात पूछो तो वो तो कहेगा मेरी कमी हो गई। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो इसलिए आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होती है। और यहाँ पर सारी की सारी कहानी नेचर ध्यान रखते हैं हम लोग, किसके बारे में, कि हमारे जो सिस्टम है ना, उसका नेचर कैसा है, वो क्या फील कर रहा है, आपको बस ये बात ध्यान रखनी होती है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप कभी फॉर्मूले मत भूलो। तो W आपको निकालना है, तो W के लिए आप क्या किया, आपने इसको इधर भेज दिया, आपका W इक्वल टू आया NCV/dt माइनस NCP dt। बोलो भाई, अब तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना, जो लोग समझ गए होंगे। n कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसा काम करिए, यहाँ पर n कॉमन कर लीजिए, dt कॉमन कर लीजिए, यहाँ आएगा CV माइनस CP, CV माइनस CP। अब इसके बाद इसके लिए क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर आ गया W इक्वल टू, अब आपको पता है CP माइनस CV की वैल्यू आइडियल गैस के लिए पता थी भैया, आइडियल गैस के लिए हमें CP माइनस CV की वैल्यू पता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसने ना तो CP बताया ना CV बताया, लेकिन दोनों का यूज भी आपसे करा लिया, और CP माइनस CV के लिए उसने आपको आइडियल गैस बता दी। तो आप यहाँ पर CP माइनस CV की वैल्यू पर मोल में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मोल यहाँ पर इस जगह कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए आंसर आपका जूल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसीलिए क्या कर रखा है, आपका सिस्टम इज कंसीडर 3 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ गैस है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कॉमन कर लीजिए, -3 कर दीजिए इनटू dt की वैल्यू T2 माइनस T1 और CP माइनस CV, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो CP माइनस CV हो गया, तो CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू जूल वाले यूनिट में चाहिए तो R की वैल्यू जूल में रखो, अगर इसकी वैल्यू ATM लीटर में चाहिए तो ATM लीटर में रखो, कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी में रखो। मान लो आपसे कैलोरी में पूछा गया, जूल में तो आपको बताइए 8.314, कैलोरी में 2 वैल्यू होती है R की, तो इसका मतलब मान लो हम कैलोरी में यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर -3 इंटू टेम्परेचर चेंज कितना है 300 इंटू कैलोरी में यूनिट कितनी होती है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया -33992 1800 -1800 कैलोरी,
ठीक है, ये आपके यहाँ वर्क आ गया। वर्क किसमें आएगा आपका? निगेटिव में आएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया ना ये क्वेश्चन? बड़े आसानी से कर दिया क्वेश्चन, लेकिन पढ़ के लग रहा था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमें पता ही नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी थर्मोडायनामिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, बेसिक ही अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप लगभग 5 में से 3 में से 2 क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, शायद वहां पर फंस जाओ, लेकिन मैं वो भी कोशिश करूंगा कि वो भी आपका ना छूटे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देखिए, फिर से मैं एक डायग्राम आप सभी के लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल प्यारा सा डायग्राम है, ध्यान से रखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। फिगर आप एक एक करके पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। Okay, so we have got the question. The question is saying that 1 mole of a perfect monoatomic gas is put through a cycle consisting the following 3 reversible processes. तो उसने बता दिया कि ये प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। वैसे पीवी डायग्राम में रिवर्सिबल प्रोसेस ही अधिकतर आपको देखने को मिलती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। तो उसने बता दिया यहाँ पर कि पहली वाली जो प्रोसेस है, बेसिकली उसने आपको यहाँ पर पहले ही अपनी तरफ से बता दिया, बहुत ही प्यारा बच्चा है। कह रहा है क्या कि ये T2 जो है आपका बेसिकली क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो आपकी प्रोसेस CA है, C से A जाने पर ये आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर पीवी डायग्राम में आपका इस तरह का ग्राफ बन के आता है, तो वो 2 ग्राफ हो सकते हैं। क्या? एक तो हो सकता है आपका आइसोथर्मल, एक हो सकता है आपका आइसोथर्मल। क्या हो सकता है भाई? एक तो हो सकता है आपका आइसोथर्मल, दूसरा क्या हो सकता है? आइसोबारिक। दूसरा क्या हो सकता है? आइसोबारिक। सॉरी एडियाबेटिक। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है? तो उसके लिए आपका जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो आपका एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम होता है उसकी आइसोथर्मल। तो इसलिए आप ग्राफ देख के डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो एडियाबेटिक है या फिर आइसोथर्मल है, वो खुद बोल के बताएगा आपसे क्या कि आइसोथर्मल है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप उसको आइसोथर्मल कंसीडर कर सकते हो, अगर उसने क्वेश्चन में ना बता रखा हो, ठीक है। बाकी वो एरर के तरीके ही कंसीडर किया जाएगा। चलो भाई, आगे आपने क्या करना है, उसने बताया आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम द 2 ATM 10 लीटर टू 20 ATM 1 लीटर, ठीक है। अगले केसेस में तो ये तो समझ में ही आ रहा है कि यहाँ पे 2 ATM प्रेशर था, 10 ये था, ये सेम बातें बता रखी हैं, ठीक है। विथ गोइंग T1 टू T2 ये सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी फालतू बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात थी आइसोथर्मल वाली, दूसरे वाले में आइसोबारिक दिख ही रहा है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक और वॉल्यूम कांस्टेंट तो आपका आइसोकोरिक, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, चलिए आगे इसको थोड़ा मैं ऊपर उड़ा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने, ठीक है। थर्ड वाली, कूलिंग ऑफ अ कांस्टेंट गैस, कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू ब्रिंग द गैस एट द ओरिजिनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया। अब कहे क्या रहा है आपसे, कह रहा है 2 चीजें निकालनी है, दो तरीके के क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि हमें सब कुछ रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें करनी आ जाए हमें। तो जरा ध्यान से समझिएगा, समझते रहिएगा पॉइंट्स को। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द T1 एंड T2, आपको T1 T2 निकालना है। उसके बाद हर प्रोसेस के लिए डेल्टा U, Q और W कैलकुलेट कैलोरीज में निकालनी है, इन कैलोरीज फॉर ईच स्टेप फॉर द साइकिल। मतलब यहाँ पर आपको पूरी साइकिल को यूज करना मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कुल मिला के T1 T2 टेम्परेचर निकालना है और जो भी यूनिट हो सकती है वो सबकी सब हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। चलिए अब इसको नीचे करते हैं और अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो होपफुली कई लोगों को आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहली प्रोसेस करते हैं हम लोग, प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस AB प्रोसेस पर फोकस करते हैं। तो AB प्रोसेस कैसी है आपकी? AB प्रोसेस है आपकी बेसिकली आइसोबारिक। कैसी है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक अगर आपको मिले तो आइसोबारिक प्रोसेस में आप भूल जाओगे, ये माइक कहाँ गया आपका, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। हाँ, क्या कहोगे कि आइसोबारिक प्रोसेस में बेसिकली आप क्या कहोगे कि यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस में आपका T1 से T2 टेम्परेचर। तो आइसोबारिक में अगर आपको कुछ भी याद ना हो ना, तो आप सीधा क्या करो, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ W इक्वल टू P डेल्टा V, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और यही हमारा फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, सॉरी, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो बस पहले के प्रोसेस के लिए वर्क निकाल लीजिए आप। वर्क निकालेंगे तो वर्क क्या होगा बेसिकली, P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कितना हो गया, माइनस प्रेशर कितना है 20 ATM, ठीक है, इनटू वॉल्यूम चेंज कितना है 9 लीटर, ठीक है। तो फिर से वही बात, माइनस 180 ATM लीटर आ जाएगा, फिर उसको आप उसी हिसाब से अपनी यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आपने वर्क निकाल लिया। सेकंड प्रोसेस आपकी क्या है? सेकंड प्रोसेस है डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W,
डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो फिर से यही बात हो गई आपके पास, बेसिकली डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू देखो आइसोबारिक निकालना हम लोगों ने पहले प्रोसेस किया, डब्ल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या होगा, ये सीधा डेल्टा यू निकालना हो तो क्या लगाओगे, एनसीपीडीटी, एनसीपीडीटी, और क्यू निकालना हो तो क्या लगाओगे, एनसीवीडीटी, ठीक है। अब इसके बाद इसने यहां पर आपको बता रखा है मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको सीपी बाई सीवी की वैल्यू पता होती है, सीपी बाई सीवी जो कि आपका गामा होता है, मोनो एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1.66। तो ठीक है, तो आपको सीपी बाई सीवी की जो वैल्यू है गामा के लिए 1 सीपी बाई सीवी की वैल्यू 1.66 होती है। तो आप यहां से चाहें तो सीपी भी निकाल सकते हैं और चाहें तो सीवी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखो आपको इस फॉर्मूले में निकालना है। पहले एक चीज निकाल लो, पहले क्या करो, आप क्यू निकाल लो, क्योंकि आपको सब कुछ निकालना है। आप पहले क्यू निकाल लो, तो क्यू निकालने के लिए आपको सीपी और सीवी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए होगा ना, वो रिलेशन यहां से आ गया आपका, यहां से आ गया कि नहीं आ गया आपका, इसको 2/3 कर लेना, 1.66 को क्या कर लोगे, 2/3 कर लेना। तो यहां पर कर दोगे आप, मैं बता दे रहा हूं आपको, सीपी बाई सीवी इक्वल टू आप कर दीजिएगा 2/3, ठीक है। सीपी बाई सीवी इक्वल टू 2/3 कर दिया आपने। इसके बाद आपको वर्क पता है, आपको क्या है, वर्क पता है। आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज को निकालना, मान लो हम लोग निकाल रहे हैं इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। टेम्परेचर देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, देखो टेम्परेचर मैं पूरा सब कुछ समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इसी साथ में आप ये मत सोचना कि क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीपी बाई सीवी की वैल्यू लगा दो, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे एनसीवीडीटी इज इक्वल टू एनसीपीडीटी और प्लस डब्ल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद सीवी को सीपी के टर्म में लिख देना, सीवी को सीपी के टर्म में लिख देना, सीवी को सीपी के टर्म में लिख लेना, और उसके बाद उसको कॉमन कर लेना, बाहर निकाल लेना, ठीक है। डीटी की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको टेम्परेचर निकालना ही पड़ेगा। तो इन सारी प्रोसेस में अगर आपको टेम्परेचर निकालना हो, इससे आप इसको आगे सॉल्व करोगे, हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल कोई कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होती है। अब आपको टेम्परेचर निकालना था, तो टेम्परेचर निकालने के लिए भैया कुछ नहीं करना है, आइसोबारिक प्रोसेस है, और आपने क्या, उसने कहा कि परफेक्ट गैस है। परफेक्ट गैस का मतलब हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस गैस को फॉलो कर रही होगी, ठीक है। और अगर आप स्टैटिस्टिकल आपको याद हो तो मैं आपको वहां बता दूं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग आगे किसी गैस को आइडियल कब कंसीडर करते हैं, कि जब वो गैस क्या कर रही हो कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो रहा हो। लेकिन एक प्लस पॉइंट और आता है कि वो आपकी बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो कर रही हो। अगर वो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रही होगी तो उस केस में ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं रहती है। ये तो अलग बात हो गई स्टैटिस्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉर्मल केस में तो हम लोग यही हमेशा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब हो गया अगर दो केसेस के लिए ले, दो स्टेट्स के लिए ले परफेक्ट, तो इसका होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 अपॉन T2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो P1 P2 इक्वल है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हटा दीजिए, आप P1 वाले पार्ट को हटा दीजिए, आपने हटा दिया P1 वाले पार्ट को, तो इसका मतलब क्या हो गया, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। तो उसने आपको यहाँ पर T1 की वैल्यू दे रखी थी क्या, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं नीचे की तरफ, उसने टेम्परेचर दे रखा है कोई 1 लीटर टू 10 लीटर, टेम्परेचर नहीं बता रखा है। तो अगर टेम्परेचर भी नहीं बता रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट के लिए देखो मैं सब कुछ हर तरीके के अप्रोच बता दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ याद नहीं रखना होता, कुछ फॉर्मूला नहीं याद रखना होता है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखो उसने इस पॉइंट पे आपको प्रेशर भी बता रखा है और वॉल्यूम भी बता रखी है, और कितनी गैस है, कितने एटॉमिक गैस है, 1 मोल है। तो इसका मतलब आप पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाइए और प्रेशर रखिए 20 atm, 20 इंटू वॉल्यूम रखिए 1 इज इक्वल टू मोल रखिए 1 और इंटू आर और इंटू टी। तो भाई ये टेम्परेचर यहां पर डायरेक्टली आपने निकाल लिया। अब यही बात आपको यहां करनी हो तो आप डायरेक्टली पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाइए, आप डायरेक्टली टेम्परेचर निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट पर निकालिए, इसका भी टेम्परेचर आप निकाल लेंगे। तो कुछ भी हो सकता है इस प्रोसेस में, कुछ भी आप जो चाहें सब कुछ सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग फटाफट कमेंट करके इस बात को बताओ। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अगर उनको इन क्वेश्चन में कोई भी एक पॉइंट सॉल्व करके देखिएगा, अगर उसका आपको बात समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर मैटकेम क्लासेस ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां कर आप मुझसे वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, अब वो क्या करना कि जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, और जैसे ही क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो तो भाई टेलीग्राम पर आ जाइएगा, हम वहां पर आप सभी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो फिर से डायग्राम से रिलेटेड है, तो मैं आपका डायग्राम का डर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। और बाकी तो बेसिक फॉर्मूले हैं ही, वही डेल्टा इज इक्वल टू एनसीपी डीटी एनसीवी एलएन टी2 बाई टी1 प्लस एन आर एलएन वी2 बाई वी1, वो सारे फॉर्मूले तो हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कि द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ऑफ 2 मोल्स, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं इनको आप तुरंत
ध्यान रखा करिए ताकि आप क्वेश्चन तेजी से कर सकें। 2 moles is taken through a cyclic process from A to B shown in figure. The volume ratio दे रखा है VB by V है, VA by है, कह रहा है if the temperature TA is 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको तुरंत चेंज करिए, 300 केल्विन हो जाएगा ये, ठीक है, तुरंत चेंज करा करिए, ज्यादा देर मत लगाया करिए, नहीं तो हम कर देते हैं उसी को डायरेक्टली यूज, इसलिए इसको तुरंत चेंज कर दिया हमने 300 केल्विन पर, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट बी। तो पहला पॉइंट जरा ध्यान से समझना, अब पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है आपसे कि इस पॉइंट पे क्या करना है आपको, टेम्परेचर निकालना है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, और उसने यहां पर आपको वैल्यूज नहीं दी है, जैसे कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम वाले टर्म दे रखा हो तो प्रेशर वॉल्यूम से आप क्या करते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। अब ध्यान रखना ये वीटी कर्व है, क्या है ये, वीटी कर्व है, ठीक है, ये पीवी कर्व नहीं रहा यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पॉइंट बी पर आपको क्या निकालना है, पॉइंट बी पर निकालना है आपको टेम्परेचर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से मैं एक और ग्राफ का आपका क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि जितने भी तरीके के ग्राफ के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप करने सीख जाओ। तो इन क्वेश्चंस में जैसे कि बेसिकली इससे पहले वाले भी सवाल किया था तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस आपको सब कुछ समझना है। ये ग्राफ का क्वेश्चन इस तरीके का है, इसमें आपको हर प्रोसेस जो दे रखी, जैसे ये ए बी प्रोसेस है, बी सी प्रोसेस, सी डी प्रोसेस है, ये कैसे पता करें कि किस नेचर की है, ये भी हम अभी सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ मोनोएटॉमिक ideal gas of 2 moles is taken through a cyclic process starting from A as shown in figure. The volume ratio of VB by VA and VD by VA is given. If the temperature at TA is 27 डिग्री सेल्सियस, so calculate। तो जैसे ही आपको टेम्परेचर दिखे तो टेम्परेचर को तो सबसे पहले आप केल्विन में चेंज किया करो, क्योंकि कई बार हमारा ये नेचर होता है कि हम लोग मिस्टेकनली क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस में रखकर चले जाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में। कई बार लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है, फटाफट सॉल्व करते हैं और वहां पर हम ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो इस बात को तुरंत टेम्परेचर को केल्विन में चेंज ही कर दिया करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इस प्रोसेस में आपको क्या करा, सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा है वो कह रहा है आपसे टेम्परेचर ऑफ द गैस एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना है भाई, टेम्परेचर पता करना है। इसके लिए उसने आपको यहां पर बता के रखा है, इसने पहले ही कह दिया कि टेम्परेचर एट टीए बता रखा है। इसका मतलब है अगर आपको टीए दे रखा है, आपको क्या दे रखा है भाई, टीए की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है टीबी की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा। टीए की वैल्यू है 300 केल्विन, मतलब कोई ना कोई रिलेशन टीए और टीबी के बीच रहा होगा, क्योंकि यही यूनिट हमें दे रखी है और इस यूनिट को हमसे पूछ रखा है। तो अब यहां पर आप ध्यान से समझना कि इस प्रोसेस को कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी प्रोसेस है। इसके लिए इस पॉइंट थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स में आपकी यहां पर यूज कराऊंगा, 9th लेवल की मैथमेटिक्स। आप जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस है ए से बी की तरफ जा रही है और ये आपका जो वॉल्यूम है यहां पर और ये जो यहां पर टेम्परेचर है, इनके बीच में लीनियर रिलेशन आ रहा है। देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो वी और बी टी के बीच में क्या आ रहा है, लीनियर रिलेशन आ रहा है। एक पॉइंट ये आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसने क्या कह रखा है कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। क्या है भाई, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। जब मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, इसका मतलब है वो आइडियल इक्वेशन को फॉलो कर रही होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या कर रही होगी, फॉलो कर रही होगी। आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आपकी आइडियल गैस जो हो उसमें कोई भी इंटरेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन हमने स्टैटिस्टिकल में ये पॉइंट भी सीखा था कि कई बार ऐसा होगा कि आपकी एक आइडियल गैस होगी जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं होती है। वो इस इक्वेशन को फॉलो करने की जो सबसे बेसिक कंडीशन होती है, तो अगर आपका सिस्टम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा होता है तो वो इस समय इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को आप क्या करते हो, अलाउ कर सकते हो। तो लेकिन नॉर्मली आपका अगर केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है तो वहां पर ये सारी बातें एक छलावा मात्र लगती हैं, ठीक है, तो उन पर अब हमें ध्यान नहीं देना। स्टैटिस्टिकल में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। यहां पर इसने क्या बता रखा है कि ये एक प्रोसेस ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम पता कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस टाइप की प्रोसेस है ताकि हम टी और टीबी के बीच में रिलेशन निकाल सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पर ये आर और टी जो है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आपके पास पीवी विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अगर इस इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन को देखकर हमें एक बात समझ में आ रही है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि अगर V प्रोपोर्शनल टू T
v हो तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा और इनटू t आएगा। बोलो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर v प्रोपोर्शनल टू t होगा तो v इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट इनटू t आएगा। इसका मतलब है ये एक तरीके की ये इक्वेशन देखो, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, बोलो भाई y इक्वल टू mx, ऐसी इक्वेशन होती है ना, तो y इक्वल टू mx या फिर mx प्लस c, कुछ भी कह दीजिए, दोनों ही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। और यही स्ट्रेट लाइन यहां पर बन रही है। इसका मतलब है कि v प्रोपोर्शनल t होगा तब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा। इसका मतलब है उस समय आपका जो ये प्रेशर है ना, ये इस रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। इसका मतलब है कि प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। इसका मतलब है अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि AB प्रोसेस कैसी है, नेचर ऑफ AB प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये एक और हमने सीखी। अब इसके बाद जब इसने आपको पता ही चल गया कि आइसोबारिक प्रोसेस है, इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, बेसिकली ये होता है ना P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब P1 P2 बराबर है तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2 हो जाएगा। इस अब यहां पर बेसिकली क्या रखा है इसने, अब देखो V1 और V2 का मतलब है VA और VB। ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसकी सारी यूनिट्स को चेंज कर देता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा आगे की तरफ क्वेश्चन को। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूं आप सभी के सामने। मैं कर देता हूं, क्या कर देता हूं, V1 को लिख देता हूं VA अपॉन TA इज इक्वल टू VB अपॉन TB। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या दे रखा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें VA की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो, लेकिन हमें दे रखा है, इसको मैं कर देता हूं इसे TB अपॉन TA, TB अपॉन TA इज इक्वल टू TB अपॉन TA इज इक्वल टू हो जाएगा VB अपॉन VA। बोलो भाई ये हो जाएगा। अब उसने इस क्वेश्चन में देखो इसीलिए आपको दे रखी थी वैल्यू किसकी, VB बाई VA की। तो VB बाई VA की वैल्यू कितनी है, 2 है। VB बाई VA की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हो गया VB बाई VA की वैल्यू रख दीजिए 2, और आपका जो TB निकल के आएगा, TB विल बी 2 टाइम्स ऑफ TA, और TA की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हो गया 300 केल्विन। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 600 केल्विन। तो आपने बड़े ही आसानी से यहां पर इस क्वेश्चन में TB की वैल्यू निकाल ली। अब डायरेक्टली अगर आप निकाल रहे हो तो आपको सबसे पहली बात यहां पर जो फंस कर आएगी वो ये फंस कर आएगी कि किस तरीके से इनके बीच में आपस में रिलेशन निकाला जाए। तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वो सीधी सी बात है, और हल्की सी मैथमेटिक्स यहां पर यूज करनी पड़ गई। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। तो ये तो हो गई पहले पार्ट की बात। ठीक है, इस डायग्राम में अगर सबसे पहले पार्ट, उसमें भी मैंने आपको 2-3 तरीके की चीजें सिखा दी और भी अलग अलग तरीके की। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है। अगले पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा आगे की तरफ। कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय गैस इन ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस में आपको हीट एब्जॉर्ब और रिलीज निकालनी है। ठीक है, तो अब आपको VA पता है, VA और VB के बीच में उनका रेशियो पता है, TA की वैल्यू और TB की वैल्यू दोनों की पता है। तो ये हो गया आपका 600 केल्विन। ठीक है, और ये हो गया आपका 300 केल्विन। ठीक है, अब यहां पर भी इसका जो टेम्परेचर है वो भी कितना है, 600 केल्विन, और यहां से जो इसका टेम्परेचर है ये भी कितना है, 300 केल्विन। बोलो भाई टेम्परेचर TA सेम है इस प्रोसेस के दौरान। तो सारे के सारे टेम्परेचर पता चल गए। अब भैया अगर मैं आपसे हीट निकालने के पूछूं, प्रोसेस AB के बारे में ही बात कर लेते हैं। AB प्रोसेस के लिए आपको हीट निकालनी है। आइसोबारिक प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर जब भी आपको, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आए उसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से अप्रोच करिए, हमेशा क्वेश्चन सही होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ और सिर्फ आपको थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूलेस याद हो तो हमेशा क्वेश्चन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करो। अगर हीट और ये सब चीजों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो तो हमें कुछ याद नहीं है, हम कर रहे हैं डेल्टा U इक्वल टू W प्लस Q। ठीक है, और आइसोबारिक प्रोसेस का भी मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिया था। डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, NCV dt इज इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है आइसोबारिक प्रोसेस में, NCP dt और प्लस W। अब बताओ dt तो पता चल गया क्योंकि आपको T इनिशियल T फाइनल हर प्रोसेस के लिए पता है। तो हर प्रोसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, Q निकाल सकते हो। देखो अभी इसी तरीके से तो हमने W का वर्क निकाला था ना भैया, इसी तरीके से तो निकाला था इससे पहले। अब यहाँ पर वर्क बराबर क्या करोगे आप, वर्क बराबर कर दोगे NCV dt माइनस NCP dt, एन डी टी कॉमन कर लोगे और माइनस कॉमन कर लोगे, CP माइनस CV इक्वल टू R रख दोगे। R की वैल्यू उसने दे ही रखी है पहले से भी, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस NDT माइनस NDT और यहाँ पर R। ठीक है,
तो आप सीधा एक बात याद रखो, सीधा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप सीधा फॉर्मूला याद रखो, 2 बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसलिए आप सीधा फॉर्मूला रखो, W इक्वल टू होता है माइनस एन आर माइनस W इक्वल टू होता है W इक्वल टू माइनस एन आर dt minus nr dt. This is the work formula for the isobaric process because we don't remember this process, क्योंकि इस प्रोसेस के बारे में कोई ध्यान ही नहीं रहता है. आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक पढ़ते हैं और हम आगे निकल जाते हैं. तो इसके 2 क्वेश्चन मैं भी अब तक आपको अभी तक करा चुका हूं. दोनों क्वेश्चन से आपने वर्क निकाल लिया. ठीक है, अब वर्क निकाल लिया. अब मान लो आपको और कोई ऐसा चीज निकालनी हो जिसमें आपको इनकी वैल्यू यूज करनी हो. मान लो आपको निकालनी हो हीट. क्या निकालनी हो आपको भाई? आपको निकालनी हो हीट. तो हीट के केस में क्वेश्चन को कैसे कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा. हीट के केस में इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप. हीट वाला क्वेश्चन समझिएगा. हीट वाले क्वेश्चन में आपको अब चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आप क्या करना है, ये तो हीट तो निकल गई क्योंकि एनसीपीडीटी लगा देना इस प्रोसेस के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्क पूछ रहा हो किसके, बीसी प्रोसेस के लिए. ठीक है, 2 टाइप की प्रोसेस है, एक ये वाली, एक ये वाली. ये वाली तो सीधी सीधी आपकी आइसोकोरिक है. तो आइसोकोरिक में तो आपका वर्क 0 हो जाएगा. इंटरनल एनर्जी के लिए आपको फाइनल इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है. मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है तो सीपीसीबी की वैल्यू पता ही रखी, और इसका मतलब है कि डेल्टा यू की वैल्यू तो आप निकाल लोगे. लेकिन अगर बीसी प्रोसेस को भी हम कंसीडर करें, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बीसी प्रोसेस को भी अगर हम कंसीडर करें और इसके लिए हमें निकालनी हो क्या, कोई मान लो हमें निकालनी है, इसके लिए वर्क निकालना है, तो वर्क हम निकाल रहे हैं. अब ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस nRT ln V2 by V1, ln V2 by V1. और V2 by V1 को अगर मैं सही से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, VB by VC, वो VC by VB, V2 by V1, तो VC by VB. तो मैं इसको सही से लिख देता हूं क्या, VC अपॉन VB. बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है. अब आपके पास एक दिमाग में बात आ रही होगी कि सर VC बाई VB कैसे निकाला जाए, VC बाई VB कैसे निकाला जाए. इसने तो VB अपॉन VA दे रखा है और VD अपॉन VA दे रखा है. तो अब जरा ध्यान से सवाल को देखिए सामने. ये VC पर जो इसका वॉल्यूम है ये, और वो जो VD पर वॉल्यूम है वो एक ही वॉल्यूम है. इसका मतलब है VC इक्वल टू क्या है, VD है, क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है. तो इसका मतलब है कि मैं VC की जगह VD लिख दूं. किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, किसी भी तरीके की हिंसा हमारे बीच में नहीं होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो. अभी हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन. मैं क्या करूं, मैं अगर VD अपॉन VA को लिखूं, जरा ध्यान से समझिएगा. मैं अगर VD अपॉन VA इक्वल टू 4 है, तो मैं 4 को पता कैसे लिख रहा हूं, मैं 4 को लिखता हूं 2 into 2. मैं 4 को लिखता हूं 2 into 2. ठीक है, अब मैं इस 2 की जगह पता क्या रख देता हूं, VB अपॉन VA. है कि नहीं, थोड़ी सी बची, हल्का सा दिमाग लगाना था. यहां पर आपको क्या करना था, अब यहां पर लिखिए 2 into VB अपॉन VA. बोलो भाई, और VD को चाहे VD लिखो चाहे VC लिखो, सेम बात है. तो यहां पर आप VD को किस में चेंज कर दो, VD को चेंज कर दीजिए आप, VD को चेंज कर दीजिए आप VC में. ये हो गया आपका VC. तो अब बताओ, यहां से VC अपॉन VB की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी. यहां से VA से VA कैंसिल हो गया और VC अपॉन VB की वैल्यू कितनी आ गई, 2. यहां से आई VC अपॉन VB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. तो 2 आप यहां रखिए. nRT की वैल्यू आपको टेम्परेचर 600 केल्विन बता ही रखा है, और इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, ये जितने भी आंसर यहाँ पर फॉर्मूले के बाद बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आंसर आपको इसके बाद आकर कमेंट करने हैं टेलीग्राम पर. ठीक है, तो मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है किसका गलत है. तो बोलो भाई, वर्क निकाल लिया, हीट निकाल लिया, सारी की सारी चीजें आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो. अब कह रहा है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क हर प्रोसेस का वर्क डन ऐड कर दो, अपने मन से टोटल वर्क निकल आया. तो कुछ अलग नहीं रहता है इसमें, कुछ खास नहीं होता है. आपको बस क्वेश्चन की अप्रोच को समझना होता है और छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट्स लगाने होते हैं. अगर 2 चीजें दे रखी हैं तो उन 2 चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट. पहली बात तो ये काफी गलत वर्ड लिख दिया गया है यहाँ पर, ये विच है. ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है. विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होता है आपका सीपी. यही क्या होता है आपका सीपी होता है. ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी, ये होता है आपका सीबी. ये क्या होता है, सीबी. तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर सही फॉर्मूला है अगर सीपी सीबी की वैल्यू पर मोल में ली जाए तो. ठीक है, उसके बाद सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सीपी
Cp माइनस Cv की वैल्यू पॉजिटिव आती है R में, इसका मतलब है कि Cp क्या रहा होगा आपका, बड़ा एक वैल्यू ही रही होगी। क्या कह रहा है, du अपॉन dv, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की फर्स्ट इक्वेशन जो होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली del u अपॉन del v के बारे में होती है। del u अपॉन del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होता है। ये एक्चुअली बता क्या रहा है, अगर ध्यान से समझेंगे, ये आपसे ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम में चेंज किया जाए तो वॉल्यूम में चेंज करने पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, किसी आइडियल गैस के वॉल्यूम को चेंज किया जाए तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजमेंट आता है? अगर किसी गैस की वॉल्यूम को चेंज किया जाए तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आता है? तो वॉल्यूम को चेंज करने से जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस होती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स को चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, उनकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ये टर्म हमें इसी के बारे में पूछ रहा है। ये मैंने हर जगह पर जहां मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी इक्वेशन या ऐसी चीज लिखाई है तो मैंने उस चीज का मतलब भी आपको बताते हुए चल रहा हूं साथ में कि उसका मतलब क्या है। एक बार मतलब पता चल जाता है तो फिर वो चीज हम कभी भी नहीं बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है आइडियल गैस के लिए। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही बस डराता है। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आइडियल गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल एट इंटरनल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, इंटरनल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 and temperature and absolute temperature T1 expand irreversibly against zero external pressure, volume and absolute temperature of the gas are P2, T2, V2 respectively. For this explain कि कौन सा जो सिचुएशन है, कौन सा पॉइंट है वो सही है। तो देखो भाई, एक आइडियल गैस थी, एक आइडियल गैस का जो इसकी इनिशियल कंडीशन ये थी, इसको एकदम से इरिवर्सिबल का मतलब विदाउट एकदम से कांस्टेंट प्रेशर के अलाउंग खोल दिया गया। कोई स्लो प्रोसेस नहीं है, धीमे धीमे प्रोसेस को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो उस केस में बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आपके पास जब किसी गैस को इरिवर्सिबली एकदम से एक्सपेंड करोगे तो होती है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है आपकी, तो बस एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा होगा। देखो डायग्राम कुछ नहीं पता करना था, आपका एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट खोला जा रहा है। यहाँ पर जो गैस थी एकदम से उसको खोलकर एकदम से एक्सपेंड कर दिया गया, तो ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है आपका। तो उसमें आपका जो टोटल जो फॉर्मूला होता है ये पॉइसन इक्वेशन लगती है और ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो कितना बड़ा डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ सिर्फ बेसिक पॉइंट रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप ये बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बड़ा करके फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किस हिसाब से, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ, अब जिनको दिख नहीं रहा है वो ध्यान से समझिए, जो मैं पढ़ रहा हूं उस बात को पढ़िए सुनिए तो आपको समझ में आने लगेगा। कह रहा है इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन वेपर एंड सॉलिड आर 0.031 and 0.055 calorie per gram respectively. If the heat of the sublimation of iodine is 24 calorie per gram at 200 degree Celsius, what will be its value at 250 degree Celsius? इसने क्या कह रखा है आपसे, इसने 2-3 चीजें आपको बता रखी है, ध्यान से देखिए। इसने आपसे कह रखा है कि स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C होता है, C स्पेसिफिक हीट। अब इसने एट कांस्टेंट प्रेशर बता रखा है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम बता रखा है, वो बात यहां पर हमें क्लियर नहीं कर रखी है, लेकिन बेसिकली नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, आयोडीन वेपर और सॉलिड, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही आपको अधिकतर देता है, क्योंकि हम नॉर्मली जो हीट कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो आपकी एट Cp ही होती है। ठीक है, Cv होगा तो आपको बताएगा। तो यहाँ पर उसने क्या कर रखा है आपके पास, बेसिकली यहाँ पर Cp की वैल्यू दे रखी है आयोडीन वेपर के लिए, क्या है आपकी वो वैल्यू 0.031। ठीक है, अगर आपको ये भी ना समझना है कि Cp है तो आप भूल जाइए, अभी यहाँ पर लिखिए I के लिए एट वेपर के लिए, CI2 के लिए वेपर केस में 0.031 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसके बाद इसने बता रखा है C की वैल्यू स्पेसिफिक हीट, इसके बाद बता रखी है आपकी सॉलिड के लिए I2 इन सॉलिड केस में आपकी इसकी वैल्यू बता रखी है वो कितनी है 0.055
कैलोरी पर ग्राम। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्या कर रखा है इसने, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, इसकी वैल्यू बता रखी है उसने 24 कैलोरी पर ग्राम। तो सारी बातें पर ग्राम में हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ग्राम की जगह एक को भी पर मोल में चेंज कर देता तो आप सबको या तो पर मोल में लेते या फिर सबको क्या लेते पर ग्राम में आपको लेना पड़ता। तो अब क्या कह रहा है, ये है कितने टेम्परेचर पर 200 केल्विन। तो इस समय जो टेम्परेचर है डेल्टा एच इसको 1 मान लीजिए, इसकी वैल्यू दे रखी है T1 की वैल्यू दे रखी है इसने कितने 200 केल्विन का मतलब हो गया 573 केल्विन। ठीक है, तुरंत डिग्री सेल्सियस में चेंज करना समझ शुरू करिएगा आप। अब आपसे क्या कह रहा है कि डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन 2 पता करनी है एट टेम्परेचर T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, T2 की वैल्यू 250। तो 250 का मतलब हो गया कि इसमें हम 50 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा दें और 50 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ना 7 5 12 623 केल्विन आपका हो जाएगा। 623 केल्विन पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और इसने यहाँ पर C की वैल्यूज दे रखी है। तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में एक इक्वेशन आनी चाहिए जो मैंने कंसीडर कराई थी कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना आसान तो वो आसान क्वेश्चन हमको टफ लगते हैं। हमें एक बात पता है, इस क्वेश्चन को समझने का ध्यान से तरीका समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में आपसे क्या कहे कि एक दो वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर में चेंजमेंट दे रखा है और किसी दूसरी वैल्यू के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये पता करना होता है उसने क्या कहा कि डेल्टा एच की वैल्यू एट अ टेम्परेचर दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू एट अ डिफरेंट टेम्परेचर निकालनी है। इसका मतलब है डेल्टा एच और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है आपको वो वाला रिलेशन याद करना है कि वो कहां पर आता है। तो डेल्टा एच का आपको दिमाग में तुरंत एक पॉइंट आता है, कंसीडर आता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपीडीटी होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर ग्राम पे वैल्यू चल रही है, उसने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रखी कितना मोल रखा है। इसका मतलब हमको अगर मोल कंसीडर ना करें तो हम इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू सीपीडीटी लिख सकते हैं। और इसी इक्वेशन को मैंने ओपन करके भी आपको लिखा रखा है पहले क्या कि ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम भूल जाते हैं इस इक्वेशन को। इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं इसको दो स्टेट के लिए कंपेयर करूं किसी गैस के लिए, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Cp और यहाँ पर T2 माइनस T1। भाई बस ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम अगर फटाफट आप कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फटाफट इस इक्वेशन का नाम बताइए, तब तक मैं इसको और रंगीन कर देता हूं ताकि आपको देखने में और अच्छा लगे। फटाफट इस इक्वेशन का नाम बताइए, फटाफट इक्वेशन का नाम बताइए। और जितने कलर मुझे दिख रहे हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर लिख दूंगा। आज इतने रंग भर दूंगा कि आज आपकी अच्छी गुड नाइट जरूर हो जाए। चलिए इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, तो उसने आप बस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं। डेल्टा सीपी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी बराबर हो जाएगा बेसिकली आपका सीपी। अब चेंज कैसे किया जा रहा है, इसने क्या कह रहा है कि डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से वेपर। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड से वेपर। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से वेपर। इसका मतलब है कि जो आपकी बात, जो भी आपको सारी की सारी कहानी आपको पता करनी है, वो सीपी की जो वैल्यू लेनी है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेनी होती है। डेल्टा सीपी बराबर क्या होता है आपका, बेसिकली डेल्टा सीपी बराबर होता है आपका, एक मिनट रुकिए, ये भी काफी भागते रहता है माइक आपका। हाँ, डेल्टा सीपी की जो वैल्यू होती है वो होती है सीपी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस सीपी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हो सकता है कई बार आपको एक इक्वेशन देते हैं, मोर देन वन एटम्स आपके चेंज हो रहे हो, तो उस समय आप सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट ऐड करिए, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट है वेपर और रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड। तो प्रोडक्ट वाले से प्रोडक्ट आपका क्या है, वेपर। तो 0.03 से आप माइनस करिएगा 0.055, इससे आपकी यूनिट में कोई भी गलती नहीं आएगी। तो आपका क्या सब्लिमेशन किया जा रहा है, तो सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से वेपर में चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब वेपर माइनस सॉलिड करेंगे तो वेपर की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.031 माइनस 0.055। ठीक है, इसका बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 0.014 माइनस में आपकी ये वैल्यू बनेगी। तो ये आ गई आपकी माइनस में वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, आपको डेल्टा सीपी की वैल्यू पता चल गई, डेल्टा सीपी की वैल्यू पता चल गई, डेल्टा H1 की वैल्यू आपको बता रखी है इसने, डेल्टा H1 की वैल्यू आपने बता रखी है और डेल्टा H2 की वैल्यू बता रखी है। T1 T2 आपको पता करना है, सॉरी T2 आपको पता, T1 T2 बता रखा है, डेल्टा H1 बता रखा है, डेल्टा H2 निकाला। इसका आंसर आपको निकालना है और जितने आंसर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, उन सब के आंसर आपको अभी आकर कमेटी उसमें टेलीग्राम पर आपको उसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गणित बची है वो आप अपने मन से कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल को ध्यान से समझिए और पढ़िए, कुछ खतरनाक नहीं है इस क्वेश्चन में, आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है कि कंसीडर द वेसल गिवन बिलो इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, कि एक वेसल है, दो कंपार्टमेंट बटा हुआ है। इफ दिस पार्टीशन इज रिमूव्ड देन फाइंड द डेल्टा एस मिक्सिंग। देखो डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में सबसे पहला नॉर्मल सा फॉर्मूला तो आपको बताइए, डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। डेल्टा एस मिक्सिंग का सबसे सिंपल तो फॉर्मूला बताइए आपको कि यहाँ पर समेशन xi ln xi, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू ln मोल फ्रैक्शन, ये आपका समेशन एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका जो सबसे अलग तरीके का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक थर्मोडायनामिक्स की मैंने राइटिंग पैड पर भी लाइव क्लास ले रखी है, ठीक है, उसका लिंक हो सकता है मैं यहीं पर आपको साथ में दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप फॉर्मूलेस को रिवाइज कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी मैंने वहां पर और भी बहुत सारे कराए हुए हैं, तो वहां से आप एक बार इन सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग, लेकिन अगर आपको एक से ऐसे रेंडमली पूछ लिया है तब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो इसके बारे में मैंने वहां पर कई सारी चीजें आपको बताई थी। जब भी आपके सामने कोई एक ऐसा रैंडम क्वेश्चन है जिसमें मतलब दो चीजों को आपस में मिला दिया गया और आपको डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है खास, तो जब भी मिक्सिंग हो रही होती है, तो मिक्सिंग के केस में अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना हो तो फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है N1C1, क्या होता है N1C1 T फाइनल इक्वल टू होता है N1C1T1 प्लस N2C2T2 अपॉन N1, ये CV होती है वैल्यू जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, कि CV की वैल्यूज रखते हैं इनटू N1C1 प्लस N2C2। ये तो फॉर्मूला होता है आपको जब भी फाइनल टेम्परेचर निकालना हो, कभी मिक्सिंग हो रही हो तो आइडियल मिक्सिंग के केस में आप इस फॉर्मूले को लगाकर क्या कर सकते हैं, आसानी से मिक्सिंग निकाल सकते हैं। कोई रिएक्शन ना हो रही हो, कोई वॉल्यूम प्रेशर में चेंज ना हो रहा हो, इन सारी चीजों को, वॉल्यूम प्रेशर में चेंज तो होता ही है, मतलब आइडियल टाइप ऑफ मिक्सिंग होनी चाहिए, तब आप फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 300 और 500 को जब मोल्स में आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और हीलियम मोनोएटॉमिक गैस और डाइएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस और डाइएटॉमिक गैस के लिए आपको CV की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है, तो यहाँ पर CV की वैल्यू भी रख सकते हो, दोनों को फाइनल टेम्परेचर आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो आपने निकाल लिया फाइनल टेम्परेचर। मैं आपको इसकी फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बता देता हूँ, मैंने निकाल रखी है आप सभी के लिए। इसका जो फाइनल टेम्परेचर आप निकालोगे वो फाइनल टेम्परेचर इसमें रखकर जब इसका फाइनल टेम्परेचर आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 457.14 कैलोरी, ठीक है। अब जब भी आप फाइनल टेम्परेचर निकालें किसी का, तो कई बार तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे पूछ सकता है कि अगर इसको हटाया जाए तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो आप सबसे सिंपल पहला तरीके का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब भी फाइनल टेम्परेचर आप निकालो तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो दोनों को मिक्स करने से टेम्परेचर उनके बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ठंडी चीज को एक गर्म चीज से मिलाओ और चीज और गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है नॉर्मल केसेस में। इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर 457 आ रहा है, इसका मतलब है आपका आंसर सही है। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए, कहीं आपसे यूनिट में कोई चेंज ना हुआ, इस चीज को चेक करने के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। अब जब आपने फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया, क्या करा आपने फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर निकाल लिया। अब टोटल डेल्टा एस मिक्सिंग कैसे निकालेंगे, तो जब भी रैंडम मिक्सिंग हो रही हो कहीं पर, कभी भी कहीं पर रैंडम मिक्सिंग हो रही हो, तो वहां पर डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि आप क्या करो, देखो ये जब आपस में मिलेंगे तो बताओ, मिलने से इनका फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो तो आपने पता ही कर लिया, लेकिन इनके मिलने से क्या इनके पार्शियल प्रेशर्स में कोई चेंजमेंट आएगा, जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा उसमें चेंजमेंट आएगा। आप ध्यान से निकाल के इस बात को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन दोनों को आपस में मिलाएंगे कोई केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब भी डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना तो आप क्या करो, दोनों का अलग अलग डेल्टा एस मिक्सिंग निकालो। यहाँ पर डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ डेल्टा एस चेंजमेंट क्या आएगा, डेल्टा एस ऑफ He प्लस डेल्टा एस ऑफ N2। दोनों के लिए डेल्टा एस की वैल्यू अलग अलग निकालिए, दोनों के लिए डेल्टा एस की वैल्यू अलग अलग निकालिए, और अलग अलग निकालने के बाद दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अब बात आती है कि सर अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। जब भी आपके पास मिक्सिंग हो रही है, टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हो, तो वहां पर डेल्टा एस का वैल्यू क्या होती है, NCV ln T2/T1। तो T2/T1 में T2 T1 दोनों पता है आपको, प्लस NR ln V2/V1।
तो मैंने आपको एक बात भी याद दिलाई थी कि कभी भी हम लोग फॉर्मूला याद करें तो एक सीक्वेंस में सारे फॉर्मूले याद करें, कभी कभी कोई फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे। आप हमेशा फॉर्मूले में T2/T1 रख रहे हैं तो हमेशा T2/T1 रखा गया। कभी भी फॉर्मूले को इस तरीके मत याद रखिए कि V2/V1 एंड ln V2/V1 माइनस ln P1/P2। तो आप क्या करते हो फिर उस समय आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कहां पर माइनस लग रहा है, कहां पर प्लस लग रहा है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि कहां पर आपका मतलब V2/V1 आएगा, कहां पर V1/V2 आएगा। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ हमेशा याद रखो कि मैं V2/V1 ही लिखूंगा, और प्लस माइनस आपको बस हल्का फुल्का ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्योंकि बीच में हम थर्मो को कितना भी प्यार से पढ़ लें, आखिर कहानी यही आती है कि आपको क्वेश्चन करके आना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप ये निकाल लो। अब यहाँ पर आपको एक कहानी फंसेगी कि सर यहाँ पर V1 आपको पता है, इसका V1 सॉरी कहाँ गया, अच्छा V1 तो दे ही नहीं रखा है, ना इसका V1 दे रखा है ना इसका V1 दे रखा है। तो आइडियल गैसेस है P1, इसके लिए V1 अगर आपको निकालना हो, अगर आपको V1 निकालना हो तो वो भी आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए अगर आपको V1 निकालना हो तो यहाँ पर V की वैल्यू आएगी कितनी, V की वैल्यू आएगी nRT/P। इसको He के लिए लगाइए एक बार, इसी को एक बार N2 के लिए लगाइए, दोनों के लिए V2 पहले आपको V1 निकाल लीजिए और इधर से V1 निकालिए, इधर से V2 निकालिए, और इसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बेसिकली V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो बस आप डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाइएगा, कहाँ गया, डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद एक बार इसको He के लिए निकालिए, एक बार इसको N2 के लिए निकालिए, सारी वैल्यूज आपको पता है, दोनों को आपस में ऐड कर दिए, डेल्टा एस मिक्सिंग आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर भी आपने निकाल लिया तो आ जाएगा। अब चलिए इसी पर मैं आपको एक और अलग टाइप का क्वेश्चन साथ में करा देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि 50 ग्राम वाटर को 50 ग्राम वाटर, ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा 50। इसका भी आंसर जो करेक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यहाँ पर जितनी बात बता रहा हूँ, इसका आप टेलीग्राम पर आकर बताएंगे, मैं चेक करूंगा वहां पर कि टेलीग्राम में आपका कितने लोग का आंसर सही है। और जो लोग बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आकर टेलीग्राम पर इसका अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज आपको सही सही रखनी है। टेलीग्राम पर इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग टोटल कितनी आएगी, वो सब लोगों को कमेंट करनी है। प्लस एक और क्वेश्चन आपको साथ में करना है गुड नाइट से पहले अपने, क्या कि आपको 50 ग्राम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर थी, और 10 ग्राम वाटर जो कि आपकी बेसिकली कितनी थी, ये भी वाटर ही है, 10 ग्राम वाटर आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, और इनको आपस में ऐड किया जाए तो कितना फाइनल टेम्परेचर आएगा। ना तो CP बताया गया है ना CV बताया गया है, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए तो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। जरा ध्यान से देखता हूँ कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। मिलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आपको क्वालिटी के इंक्रीज करके रखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलो बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि a reversible expansion of 1 mole of an ideal gas is carried out from 1 liter to 4 liter under isothermal condition at 300 Kelvin, delta G for the process, ठीक है। एक आइडियल गैस है, उसके 1 मोल को क्या किया गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। इसको वॉल्यूम V1 कितना है, 1 लीटर है, इससे चेंज करके इसका वॉल्यूम V2 कितना किया जा रहा है, 4 लीटर कर दिया जा रहा है, 1 लीटर टू 4 लीटर अंदर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। आइसोथर्मल हो रही है प्रोसेस, तो आइसोथर्मल कंडीशन में बेसिकली आपको क्या करना है, एट 300 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू भी दे रखी है 300 केल्विन, ठीक है। डेल्टा G फॉर द प्रोसेस। अब इसके लिए एक फॉर्मूला तो सीधा सीधा होता है, वो क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln P2/P1, या फिर P2/P1 आइडियल गैस है तो उसको V1/V2 भी लिख सकते हैं, क्या, nRT ln V1/V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे डायरेक्टली, सारी वैल्यूज दे रखी है उसने, कितने मोल है, R की वैल्यू जूल में रख दी है 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू आपको 300 केल्विन रखनी है, V1/V2 की वैल्यू आपको उसने V1/V2 की वैल्यू दे रखी है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी टेलीग्राम पर आकर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। 1 बाय 1 करिएगा, एकदम से नहीं कि इसका ये, इसका वो, इसका ये, आप या तो ऐसा कर दीजिएगा, पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है PDF।
तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है कि आपके फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज, कभी भी जब फेज ट्रांजिशन हो रहा हो तो उस समय कौन सी बात हमेशा सही रहती है, फेज ट्रांजिशन में कौन सी बात हमेशा सही रहती है। अ फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज, पहला क्या कह रहा है, आइसोथर्मल एंड आइसोएंट्रोपिक। बताओ पानी को गर्म करो तो उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रुका रहता है, लेकिन क्या उसकी एंट्रोपी कम हो जाती है, क्या एंट्रोपी रुकी रहती है, इसका मतलब आइसोएंट्रोपिक नहीं होता है, ठीक है। आइसोथर्मल हो सकता है क्योंकि वो 100 पर ही रहता है। सेकंड क्या कहेगा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक आइसोकोरिक तो तब कर सकते हो कि आप किसी गैस को बंद कर दो बिल्कुल, उसको अंदर ही अंदर बॉयल करना शुरू कर दो, तो हो सकता है कि आप उसको आइसोकोरिक बना सको, लेकिन वो भी आसान कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके उस प्रेशर के बराबर आपको अपना प्रेशर बनाना पड़ता है अपने सिस्टम को। तो बॉयल तो हो जाएगा लेकिन फेज ट्रांसफर नहीं होगा पाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपका बेसिकली फेज ट्रांजिशन में आपका आइसोथर्मल तो हो सकता है, आइसोकोरिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब उस गैस को जब आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर नहीं रखोगे और उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि बॉइलिंग का मतलब यही होता है, मैं बॉइलिंग से फेज ट्रांजिशन सिखा रहा हूँ, बॉइलिंग भी एक फेज ट्रांजिशन है। बॉइलिंग क्या होता है, जब आपके वेपर प्रेशर आपकी लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर करोगे, तो इसका मतलब वो बात बिल्कुल गलत है। अगली क्या कह रहा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक हो सकती है, आइसोबारिक हो सकती है क्योंकि वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जब आप किसी गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो वहां पर उसका प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। पानी इस पे ऐसा नहीं होता कि प्रेशर बढ़ने या फिर कम होने लगता है, लेकिन आइसोकोरिक वाली बात फिर से गलत हो गई। और लास्ट पॉइंट क्या है, आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, कि आपका टेम्परेचर भी पानी का बिल्कुल एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और वो आइसोबारिक प्रेशर भी, आइसोबारिक प्रोसेस भी होती है। वो बात आप कैसे ध्यान रख सकते हो, या फिर उस बात को आप यूज भी करते हो, आप लिखते नहीं हो फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एच अपॉन टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी, ओ सॉरी डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी एट, क्या नाम है, फेज ट्रांजिशन। तो डेल्टा एस, हमें पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है, लेकिन आप फेज ट्रांजिशन में डेल्टा क्यू को डेल्टा पी से चेंज कर देते हो, क्योंकि आप कहते हो क्या कि वो एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोथर्मल तो है ही है, ये बात तो हमको पता ही है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, और इसके बाद जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस गुड नाइट सीरीज की पहली गुड नाइट क्लास कंप्लीट होती हुई, और इसी के साथ आप सभी को मैट केम क्लासेस की तरफ से गुड नाइट।